डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लास 8 बायोलॉजी में आपका एक टॉपिक है। इसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून लाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 में। इसमें क्या था, इसमें कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए थे और बायोस्फीयर रिजर्व। इनका जो मकसद था टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम कहेंगे कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें इन एरियाज, इनको कहते थे हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते थे। इसमें था एक था, उसे कहते थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल मैंने आपको बताया था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन सिर्फ एनिमल्स को दिया जाता था। इसमें कुछ सहूलियत दी जाती थी। इन सच एरियाज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, collection of minor forest products and private ownership rights are permanent। कहाँ तक इनकी परमिशन दी जाती थी? हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बींग ऑफ एनिमल्स के साथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझो, वहाँ पर कुछ परमिशन दिया जाता था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बट इन केस ऑफ नेशनल पार्क में कानून ज़रा सख्त थे। इसमें नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन सच एरिया। इसमें क्या क्या था इन सच एरिया? फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड एंड नो प्राइवेट ओनरशिप राइट इज अलाउड। इसमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती थी। और इस नेशनल पार्क, अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल दी गई है, सतपोरा नेशनल पार्क। सतपोरा नेशनल पार्क एक एग्जाम्पल दी गई है, सतपोरा नेशनल पार्क। आप देंगे सतपोरा नेशनल, एक फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। सतपोरा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। इसमें क्या पाया जाता है? फाइनेस्ट इंडियन टीक भी पाया जाता है। फाइनेस्ट इंडियन टीक भी पाया जाता है इस सतपोरा नेशनल पार्क में पाया जाता है। फाइनेस्ट इंडियन टीक भी पाया जाता है। और इस सतपोरा इसमें एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, उसे कहते थे सतपोरा टाइगर रिजर्व। इसमें इसका मेन मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पर टाइगर जो थे, इनकी जो पॉपुलेशन थी, इनको यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोटेक्शन दी जाती थी और इनमें इनकी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज करनी थी। किसको? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था। इसे कहते थे सतपोरा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट था ये। अगर हम देखेंगे जो ये सतपुरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में। और प्रीहिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी पाए जाते हैं इनके जंगलों में। और यहाँ पर इससे आइडिया मिलता था हमें कि यहाँ पर जो पुराने लोग थे, प्रिमिटिव पीपल थे, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती, यहाँ पर रॉक पेंटिंग भी पाई जाती है सतपुरा नेशनल पार्क में। 55 रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं इस पार्क में। इसमें कुछ पेंटिंग्स भी पाए जाते हैं, फिगर्स ऑफ एनिमल्स वहाँ इस पेंटिंग में है। मैन फाइटिंग भी है, हंटिंग भी है, डांसिंग भी है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो पेंटिंग पुराने लोगों ने यहाँ पर रॉक्स पे बनाई थी, अभी भी कुछ यहाँ पर ट्राइबल लोग रह रहे थे इस नेशनल पार्क में। इसका जो मैन, यहाँ पर आप देखोगे सतपुरा नेशनल पार्क में, यहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्व है, जिसका मैन मकसद था टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1972 में। इसमें ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए थे, नेशनल पार्क, सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्वायर्स बनाए थे। अब हम देखेंगे आपको इसमें पढ़ना है कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं। यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं एनिमल्स वूज नंबर, जिनकी नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दे माइट फेस एक्सटेंशन। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन वो ख़त्म हो जाएगी। समझो इनकी जो पॉपुलेशन नंबर है वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे J&K में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इस वक्त एनिमल्स पाए जाते हैं, इसमें है नील है, इसमें मस्क डियर है, बार्किंग डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन फॉक्स है, रेड फॉक्स है, कश्मीरी स्टेग जिसे हांगुल भी कहते हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो जिनकी तादाद अब ख़त्म हो रही है, किनकी या तो
2-3 तरीके से उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है, या इनको हंट किया जाता है, मारा जाता है, फर इनकी फर के लिए मारा जाता है, जो शिकारी इनको ख़त्म कर देते हैं हंटिंग के लिए। इनमें कुछ छोटे एनिमल्स भी आते हैं, फॉरेन क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, स्नेक्स इनका फर हासिल करने, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ये कुछ छोटे एनिमल्स भी आते हैं जिनको मारा जाता है। अब ये अगर हम ऐसे ही करेंगे इनके साथ, तो ये एंडेंजर्ड जो लिस्ट में है इस वक्त, ये हो जाएंगे एक्सटिंक्ट। जिस तरीके से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, वो एनिमल जिनका कोई आज तक कोई नामो निशान ही नहीं पाया जाता है, अब वो ख़त्म हो चुकी, जिनका अब फॉसिल ही रिकॉर्ड है, अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम इनको ख्याल नहीं रखेंगे तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट किस में शिफ्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट एनिमल्स में शिफ्ट हो जाएगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पर इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक और पॉइंट है यहाँ पर इकोसिस्टम। अगर जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, ये टर्म दिए थे इकोसिस्टम, एजी टैंसली ने टर्म। इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स हम कहेंगे जिनको, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट, इसमें आता है एयर है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है। ये जब मिलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट एंड इस बायोटिक कंपोनेंट टुगेदर, ये फॉर्म बनाते इकोसिस्टम बन जाता है। इसका मतलब इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक। अगर हम देखेंगे ये दोनों ज़रूरी है। अगर आपको स्टेबल रखना है इकोसिस्टम, तो एबायोटिक कंपोनेंट भी ठीक होना चाहिए और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट अगर हम बात करें एयर, अगर एयर पोल्यूशन हो, इससे असर पड़ेगा एनिमल्स पर, बायोटिक कंपोनेंट पर, तो ये इकोसिस्टम अनस्टेबल रहेगा। हाँ, अगर हम हंटिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, अगर हम लायंस को ख़त्म करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डियर्स की, हर्बिवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो किस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, प्लांट्स पर, फिर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या हमें ये सबक मिलता है कि इकोसिस्टम जो होना चाहिए ये स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होनी चाहिए हर किसी चीज़ की, जो बायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कार्निवोर्स है, हर वो बराबर होनी चाहिए, किसी की पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए, वरना जो इकोसिस्टम है ये अनस्टेबल बन जाता है। और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, न वाटर पोल्यूशन, न एयर पोल्यूशन, न डिफॉरेस्ट्रेशन होनी चाहिए इकोसिस्टम में। तब इकोसिस्टम हम कहेंगे ये स्टेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम में प्लांट्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी पाए, जिसमें क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास सब कुछ आता है। अगर हमें इकोसिस्टम का ख्याल रखना है, इसमें फिर दोनों कंपोनेंट्स का हमें ख्याल रखना है, वो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो। इसमें एक और टर्म आ जाती है, आपकी क्लास में एक टर्म आ जाती है, दैट इज़ द रेड डाटा बुक। जो मैंने आपको पहले कहा, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होते हैं, एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स की लिस्ट हो, एक एजेंसी होती है जो रिकॉर्ड रखती है इन तमाम एनिमल्स का या प्लांट्स को एक बुक में। उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम कहेंगे रेड डाटा बुक में ये एक सोर्स है, एक किताब है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है तमाम उन एनिमल्स और प्लांट्स का जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाते हैं। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स में, एक्सटिंक्शन हो जाएगा इनका, ये ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको ये समझ आना चाहिए, रेड डाटा बुक एक किताब होती है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स, फॉर प्लांट्स के लिए अलग होती है, एनिमल्स के लिए अलग होती है और बर्ड्स के लिए अलग होती है। डिफरेंट स्पीशीज जो है उनके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। इसमें एक टर्म आ जाती है, दैट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स होने चाहिए, एटसेट्रा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट, ब्रीडिंग प्लेस एटसेट्रा। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट, ब्रीडिंग प्लेस एटसेट्रा। इनके लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे एज पर ऑफिशियल फिगर, अगर हम देखेंगे 5 to 8 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स जो विजिट करते हैं फ्राम सेंट्रल एशिया से, चाइना से, साइबेरिया से एंड नॉर्दर्न यूरोप से एवरी ईयर, उनमें
वो अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से जो पोचर्स होते हैं या इलीगल ट्रेडर्स हैं उनको पकड़ते हैं, फिर उनको मार्केट में भी बेचते हैं 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में बर्ड्स इन द रिटेल मार्केट में। अगर हम देखेंगे एवरी ईयर, हम देखेंगे अगर हम कश्मीर की बात करें, JNK 3 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स, एक डाटा दिया गया है, फिगर दिया, ऑफिशियल फिगर है ये, जो आते हैं बर्ड्स कम टू होकर सर वेटलैंड है, एक रिजर्वायर है, और है शालबुग एंड हाईगाम वेटलैंड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, या वालोर लेक में भी आते हैं जो बांडी पोरा में लोकेटेड है, एंड और डल लेक में भी आते हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल बर्ड्स आते हैं? टफ डक हैं, गढ़वाल है, ब्राह्मणी है, डक है, ग्रेनगी है, ग्रेलिंग है, गूस है, मॉर्लेट है, कॉमन मैनिस्टर है, नार्दर्न पेंटाल है। ये कुछ एनिमल बर्ड्स आ जाते हैं जो बाकी मुल्कों से आ जाते हैं यहाँ पर, किसके लिए? फॉर बेटर क्लाइमेट या ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं। ये टेम्परेरी होता है, ये जो माइग्रेशन होती है ये सीजनल मूवमेंट होती है, या एनिमल्स की या बर्ड्स की। अगर आप देखोगे जहाँ पर ये वेटलैंड होते हैं, यहाँ ये बर्ड्स ज़्यादातर उसी इलाके में आते हैं, उनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं। अगर आप देखोगे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ये फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट की चेंज की वजह से ये माइग्रेशन करते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स के लिए, या वेदर के लिए, या नेचुरल हैबिटेट के लिए, जो इनके लिए कोई सरद इलाके में आ जाते हैं, कोई सरद इलाके से माइग्रेट करते हैं गर्म इलाके के लिए। और जो बर्ड्स होते हैं ये ज़्यादा कवर करते हैं डिस्टेंस टू रीच वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इन बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स थे जिनकी एग्जांपल दी गई थी यहाँ पर। अब हम कल डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्ट्रेशन, ये हम कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।